हम हर हफ्ते एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बूंदी जिले के हिंडोली से पधारे कवि पुरुषोत्तम पौरुष जी हैं। पौरुष जी का काव्य लेखन में गहरी अभिरुचि है और कई मंच ये साझा कर चुके हैं। आज इनसे हम इनकी काव्य यात्रा को लेकर इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं पुरुषोत्तम पौरुष जी से। पुरुषोत्तम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों का मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। और बहुत बहुत आभार कि आपने ये कार्यक्रम चला रखा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो जो लेखन करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, उनको नई दिशा मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म लगभग 6 अक्टूबर और 1996 को हुआ था मेरे गांव में। जी, गांव ढाणियों में हुआ था। और उस समय उसके लिए मैं आपको 4 पंक्तियां भी सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सुना है। परिचय स्वरूप है जी। कि क्योंकि वीररस की कविताएं लिखता हूँ, देशभक्ति की कविताएं लिखता हूँ, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी कि इस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं, माँ सरस्वती के वरद पुत्र का अनुचर हूं मैं, शब्दों से शोले बरसाऊं, लेखनी से आग दूं, जो आंख उठे माँ भारती पर उसे वहीं पर गाड़ दूं, भारत माँ का गौरवगान करना काम है मेरा, मैं परशुराम का वंशज हूं, पुरुषोत्तम नाम। बहुत सुंदर। और इसी परिचय में कुछ पंक्तियां मेरे गांव की भी है जी। कि कच्चे कच्चे कोल्वों में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है, कि कच्चे कोल्वों में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है, पिताजी के आगे मुर्गा बनकर मैंने पढ़ना सीखा है, कि माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, पर सच का पाठ पढ़ाया है, रूखी सूखी खाकर भी हमको आगे बढ़ाया है, अरे परिवार और संस्कारों की छांव में खड़ा हुआ हूं मैं, सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं। बहुत बड़े, बहुत सुंदर परिचय। इस प्रकार से और वही पले बड़े 10वीं तक मैंने वहीं से शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद बूंदी आया और उसके बाद सीनियर और आगे की पढ़ाई जारी रही। और फिर कविताओं में रुझान आया, कविताएं लिखने लगे। और पुरुषोत्तम जी, लेखन कब से आपने प्रारंभ किया? लेखन में कक्षा 10 में पढ़ता था जी। उस समय मोबाइल जो आजकल ज्यादा डिजिटल मोबाइल है ये नहीं थे। कविताएं सुना करते थे, जैसे कुछ टेप वगैरह में डॉक्टर हरिओम पंवार की कविताएं मैं शुरू से सुना करता हूं, क्योंकि वो हर वीररस के कवि के लिए, हर कवि के लिए कहने श्रद्धेय है, परमादरणीय है। और उनको हर कोई सुन सुन करके, हमारी पीढ़ी के जो कवि है वो तो उनको सुन सुन करके ही बड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं। मेरी भी प्रेरणा वहीं से रही। मैंने उनकी कविता वो घाटी वाली कविताएं सुनी और उसके परिणाम स्वरूप उनकी प्रेरणा से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। कक्षा 10 में पढ़ता था तब मैंने पहली कविता लिखी थी। जी। हरिओम पंवार साहब आपके प्रेरणा स्रोत रहे, ऐसा कह सकते हैं जी। तो उसके बाद जब आपने रचनाएं शुरू की, तो कोई रचना सुनाए? मेरी रचना, जो एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। वर्तमान दौर जो चल रहा है उसमें हमें क्या अपनाने की आवश्यकता है और इस दौर में क्या हो रहा है कि एक तरफ तो पश्चिमी सभ्यता है। बिल्कुल, मैं भारतीय संस्कृति की कविताएं लिखता हूं, तो एक तरफ तो पश्चिमी सभ्यता है और एक तरफ भारतीय संस्कृति है। हम आज का युवा इस चीज में भटका हुआ है कि क्या अपनाएं। मैंने उस पर एक कविता लिखी कि एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, एक तरफ संस्कृति पुरातन, एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ है सत्य सनातन, एक तरफ छल दंभ भरे हैं, एक वीरों की परिपाटी है, अरे ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है। बहुत सुंदर। ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है, कि वो हल्दी घाटी जो राणा के रंग में रंग जाती है।
वो हल्दी घाटी जो हमको स्वाभिमान सिखाती है, जिसकी गाथाएं सुनकर के रोम रोम खिल जाता है, जिसको पढ़कर अब भी सीना गौरव से तन जाता है। अरे स्वप्न में भी डराया जिसने मुगलों के भी बाप को, सौ बार नमन है मेरा महाराणा प्रताप को। बहुत सुंदर। पुरुषोत्तम जी, आपने किन किन विधाओं में अपना लेखन शुरू किया? ओज तो आप लिखते ही हैं, जी। इसके अलावा भी और कोई विधा आपने चुनी? इसके अलावा जो प्रारंभिक कविताओं में, क्योंकि गांव ढाणियों में हम रहते ही है, जी और गांव ढाणियों में हास्य की कविताएं सबसे ज्यादा सुनी जाती है। जी। वीररस की कविताएं तो राजस्थान की रक्त में है, लेकिन हास्य की कविताएं हैं तो कुछ हास्य की कविताएं भी मैंने लिखी। बहुत सुंदर। और क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों का को देखता हूँ और उन्हीं बच्चों को देखते हुए कई सारी कविताएं लिखी है। जी। कैसा लगता है जब आप बच्चों के साथ अध्यापन में रहते हैं बच्चों और बच्चों का जो कोमल मन होता है, तो कैसा कविताओं के रूप में उन्हें आप बांधते हो? बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि जैसे मैं फिर से अपने बचपन में लौट आया हूँ। जी और ये सत्य है कि क्या नाम से एक शिक्षक जो है वो नौकरी नहीं करता, वो पुनः अपना बचपन जीता है। जी। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं को देखते हैं, जैसा हमने किया वही क्रियाएं, वही सारी चीजें, और बस उन बच्चों से कविताएं इस प्रकार से निकलती हैं, क्योंकि कविताएं जो होती है, जो समाज में चल रहा है उसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वहां से कविताएं निकलती हैं। जी। पुरुषोत्तम जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं साहित्य का रोल रहा आपके जीवन में? पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो साहित्य का रोल ना के बराबर रहा है, क्योंकि मेरा परिवार जो है, माँ तो अनपढ़ थी सही, जी और पिता जो थे वो पांडित्य के कर्म करते थे, खेत किसानी का काम करते थे। तो वहां से तो कविताओं का कोई ये नहीं रहा, लेकिन हाँ, हमारे गांव में जो सभी गांव में मंदिर हुआ करते हैं, वहां जी कुछ किताबें आती थी हिंदू चेतना की, पाथेय कण की। जी। वहां से जब मैं कविताएं सुनता था और कविताएं बोलने का शौक था, तो उन पाथेय कण की किताबों में से मैं एक एक किताब कविताएं उठा उठा करके, हिंदू चेतना की किताबों में से कविताएं निकाल निकाल करके उनको याद किया करता था, और जी वहां से ज्यादा रुझान रहा मेरा। जी। पुरुषोत्तम जी, एक कवि मन जो होता है जी वो लेखन तो अपना जारी रखता है, लेकिन जब कभी उसको पहली बार मंच मिलता है, हाँ। तो कैसी अनुभूति उस समय एक कवि की होती है? जब एक कवि को पहली बार मंच मिलता है, या कोई भी कलाकार है जिसको पहली बार मंच मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको जीवन का जो परम आनंद, जो जो चाहता है, जो प्लेटफॉर्म चाहता है, जो रास्ता चाहता है, उसको वो रास्ता मिला है, और उस रास्ते के माध्यम से फिर वो आगे का सफर तय करना चाहता है। परंतु जब पहली बार उसको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वास्तव में वो अपने आप को बहुत धन्य मानता है, और वो जो जिसके माध्यम से प्लेटफॉर्म मिलता है, वो मानता है कि वास्तव में उनका आभारी मानता है वो अपने आप को। जी। जब आपको पहली बार मंच मिला, वो मिला कहाँ और कैसी अनुभूति थी आपकी पहली कविता की दर्शकों के बीच में? मुझे पहली बार मंच मिला 2012 में, जी और कजली तीज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेला होता है, बूंदी में कजली जी तीज का जी। मेला सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उस कजली तीज के मेले में जाकर के कविताएं बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक बिल्कुल। नए कलाकार के लिए, नए बहुत सुंदर, कवि के क्योंकि लिए। काफी दर्शक होते हैं सामने, हाँ, श्रोता। तो वहां मैंने पहली बार अपनी कविता की प्रस्तुति दी, और वो माध्यम भी रहा, क्या नाम से, उस समय हमारे बूंदी के बड़े कवि हैं देशबंधु जी दादी, जी जी और हम उससे भी बढ़िया एक कवि सम्मेलन होता है हमारे नैनवा में। जी। नैनवा के एक कवि है, वकील साहब है वो, लक्ष्मण बिल्कुल। जी शर्मा है उनका नाम। जब मेरी पहली बार उन्होंने कविताएं सुनी, मैं उनको जानता भी नहीं था, वो भी मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना, और जब उनसे मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मेरे को पहला मौका वहां पर भी दिया, और वहां से मेरी जो साहित्य यात्रा है वो प्रारंभ हुई। जी। कोई रचना और सुनाए दर्शकों को। वीरस की एक कविता हाँ सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल सुनाए। अभी आप सभी को पता है कि क्या नाम से
पहलगाम में एक घटना घटित हुई। बिल्कुल। हमारे कई सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया सिर्फ इस विचारधारा के कारण। वो एक वैमनस्यता समाज में फैलाना चाह रहे थे, एक जहर समाज में घोलना चाह रहे थे। वहां से मैंने एक कविता लिखी है कि निर्दोषों की हत्या करके तुमने रक्त बहाया था, निर्दोषों की हत्या करके तुमने रक्त बहाया था, जख्म देकर भारत मां को तुमने जश्न मनाया था। छोटे बच्चों की चित्कारें चीख चीख कर कहती थी, अबला माएं और विधवाएं सिसक सिसक कर रोती थी। फिर से भारत मां का मस्तक लहू लुहान था घाटी में, फिर से भारत मां का मस्तक लहू लुहान था घाटी में। 26 लाशें गिरी पड़ी थी पहलगाम की माटी में, 26 लाशें गिरी पड़ी थी पहलगाम की माटी में। कि सिर पर बंदूकें तानी थी। मैं क्या वास्तव में वो जो लोग थे वहां पर जिन्होंने वो सब कुछ सहा, मैं धन्य मानता हूं उनको। कि सिर पर बंदूकें तानी थी, मन का सिंहासन ना छोड़ा। क्या चीज विशेष थी कि सिर पर बंदूकें तानी थी, मन का सिंहासन ना छोड़ा। मौत खड़ी थी सामने पर बंधन पुरातन ना तोड़ा। जब पूछा उनसे दुश्मन ने तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, जब पूछा उनसे दुश्मन ने तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मौत को गले लगा लिया पर धर्म सनातन ना छोड़ा। मौत को गले लगा लिया पर धर्म सनातन ना छोड़ा। कि कायर कुत्ते बोल रहे थे, जाकर बताना मोदी को। बिल्कुल। कायर कुत्ते बोल रहे थे, जाकर बताना मोदी को। बेरहम हत्याओं की तस्वीर दिखाना मोदी को। जब मोदी ने बतलाया तो फिर पर खच्चे तक भी उड़ा दिए, हिंदुस्तानी सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। बहुत सुंदर। पुरुषोत्तम जी, हाड़ौती में भी कई कवि हैं, उनका आपकी कविताओं पे असर आया या उनको आपने फॉलो करते हो आप उनको, ऐसे कौन से नाम हैं? हाड़ौती में हमारे तरफ से क्या नाम से जयसिंह जी आसावत है नैनवा के, और उनकी कई सारी किताबें प्रकाशित हुई है, मैंने उनको भी खूब सुना था। दूसरा, हमारे बूंदी से ही एक बड़े कवि हैं हाड़ौती के, जो देशबंधु जी दादी से, जो पूरा हाड़ौती पूरा राजस्थान उनको जानता है, उनको भी खूब सुना। लेकिन मेरी क्या है, प्रारंभ से वीर रस में रुचि ज्यादा रही है। बिल्कुल। वीर रस से हमारे एक मेरे से बड़े ही है, मेरे भाई हैं, जिनका नाम है गिरधर अद्भुत। वो मेरे से पहली बार मिले, मैंने उनकी कुछ कविताएं सुनी और उनका भी मेरे जो साहित्यिक यात्रा में योगदान रहा है। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आपकी अब तक कितनी कविताएं आपने संकलित कर ली और उसको क्या एक पुस्तक के रूप में सामने लाना चाहेंगे? हाड़ी रानी के ऊपर मैंने एक काव्य लिखा है, वो उसका दृष्टांत बताता हूँ कि उसको लिखने के पीछे क्या कारण रहा। मैं मध्य प्रदेश एक कवि सम्मेलन में गया हुआ था। अब जब कहीं पर नई जगह पर जाते हैं, कुछ नए मेहमान भी मिलते हैं, उनमें से एक से मेरा परिचय हुआ और मेरा गृह जिला है बूंदी। जब उनसे परिचय हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम जी, आप ये बताएं कि क्या नाम से आप राजस्थान से हो, और राजस्थान की मेवाड़ धरा की कई सारी गाथाएं हमने सुनी है, हमने मारवाड़ की वीर गाथाएं सुनी है, पर बूंदी का इतना जिक्र नहीं मिलता। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि शायद आपने पढ़ा कम है। मैंने कहा कि बूंदी से हमारे वीर रस के जो रसावतार जिनको कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण है, जिन्होंने लिखा कि इला न देनी आपनी हालरिया हुर्राय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। बहुत सुंदर। बूंदी वो इतिहास रहा है बूंदी का। और वही उसी बूंदी की एक बेटी, जिनको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, वो जब सलूम्बर के सरदार रत्न सिंह चुंडावत से उनका विवाह कर दिया जाता है, तो वो अपनी मातृभूमि के लिए, उनके पति को, इसलिए कि क्या नाम से वो उसकी वजह से युद्ध भूमि में भटक ना जाए, उनका मन ना भटके, इसी कारण अपनी गर्दन काट करके समर्पित कर देती है जी। वो उस इतिहास के लिए फिर मैंने एक कविता लिखी, कुछ पंक्तियां जो निवेदन करता हूं कि कुछ बात है इस माटी में जो देव यहां पर आते हैं। बहुत सुंदर। कुछ बात है इस माटी में जो देव यहां पर आते हैं, इसके यश के आगे मानो
देव भी शर्माते हैं। अखिल विश्व में जिसके यश का गान कराया जाता है, योद्धाओं को कर्तव्यों का भान कराया जाता है। जब योद्धा युद्ध में जाते हैं, जब योद्धा युद्ध में जाते हैं तो मोह त्यागना पड़ता है, वरना फिर हाड़ी रानी को शीश काटना पड़ता है। बहुत सुंदर। वरना फिर हाड़ी रानी को शीश काटना पड़ता है। क्यों, क्या कारण रहा, कहां से कविता प्रारंभ होती है? किशनगढ़ की एक राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है चारुमती। वो राजकुमारी अपने झरोखे में बैठी हुई होती है। उस समय वहां कोई तस्वीर बेचने वाली एक महिला आती है, उन तस्वीरों को वो खरीदना चाहती है। अब चापलूस शुरू से हुए हैं, तो जब वो तस्वीरें दिखा रही है, उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब। वो तस्वीरों को दिखा रही है और औरंगजेब की तस्वीर दिखा करके राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी जी, आपके लायक तस्वीर है ये। तब उस राजकुमारी का जो जवाब होता है वो मुझे बड़ा गजब का लगता है। वो कहती है कि ये मेरे लायक, ये मेरी जूती के लायक नहीं है। जब ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब ने किशनगढ़ संदेशा भिजवा दिया कि अब विवाह करूंगा तो इसी से। अंत में वो चारुमती एक विकल्प खोजती है, क्योंकि मेवाड़ शुरू से हिंदुस्तान की आन बान शान रहा है। बिल्कुल। तो उसी मेवाड़ को वहां के एक शासक थे राज सिंह, उनको संदेशा भेजा चारुमती ने, और चारुमती ने कहलाया कि राज सिंह जी, यदि आप नहीं आए तो मैं अपनी देह त्याग दूंगी, और आपके होते हुए किसी क्षत्राणी को देह त्यागनी पड़े तो ये मेवाड़ की आन पर एक धब्बा हो जाएगा। तब वहां उसी समय रत्न सिंह चुंडावत जो सलूमर के सरदार थे, उनका विवाह हुआ ही था। उनकी पत्नी थी हमारे बूंदी की सहल कंवर। वो सेनापति होते हैं, क्योंकि चुंडावतों को विशेषाधिकार है उसका मेवाड़ की सेना में। जब वहां पर संदेश आता है, उनका विवाह हुए अभी 7 ही दिन हुए थे, वो परेशान हो जाते हैं। और वहां से मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल कि मेवाड़ सिंह शेरनी के प्रेम में पड़ा हुआ था। मेवाड़ सिंह शेरनी के प्रेम में पड़ा हुआ था, प्रेम का प्रणय मिलन भी अभी अधूरा ही हुआ था। रजपूती योद्धा शिथिल पड़े थे प्रणय प्रेम के प्रासन पर, तलवारें भी शो रही थी मानो म्यान के आसन पर योद्धाओं के भाग कहां है प्रेम की फुलवारियां, पर योद्धाओं के भाग कहां है प्रेम की फुलवारियां, उन्हें सदा निमंत्रण देती युद्ध की किलकारियां, उन्हें सदा निमंत्रण देती युद्ध की किलकारियां। कुछ सोच सोच कर वो डरते, कुछ निर्णय उथल पुथल करते। जब उनके पास संदेश आता है तो क्या स्थिति होती है रत्न सिंह चुंडावत की, कि कुछ सोच सोच कर वो डरते, कुछ निर्णय उथल पुथल करते, कुछ आह पली उनके मन में, कुछ द्वंद्व हुआ उनके मन में। जब युद्ध सामने खड़ा हुआ और संकट मां पर आता है, चुंडावत मोह पाश में है वो बार बार डर जाता है। चुंडावत मोह पाश में है वो बार बार डर जाता है, मन डगमग डगमग डोल रहा और तन अधीर हो जाता है। जब मोह सामने होता है तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है। ये स्थितियां रही है। जब मोह सामने होता है तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है। जब पता चला हाड़ी मां को वो मेरे मोह में अटके हैं, माटी का कर्ज चुकाने में वो मेरे कारण भटके हैं। चुंडावत सिंह मेरा स्वामी वो धीर नहीं खो सकता है, रणभूमि में रण से भटके वो वीर नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। तब उनका क्या निर्णय होता है कि मन रंग भूमि, युद्ध भूमि जो होती है वो अलग है, और जहां प्रेम प्रणय होता है उसको रंग भूमि कहा जाता है। तो मन रंगभूमि, चुंडावत का मन तो अपनी पत्नी के पास रह गया। क्यों शीश काट कर देना पड़ा? उसका कारण क्योंकि पत्नी एक मन का प्रतीक होती है। तब मैंने लिखा कि मन रंगभूमि तन रणभूमि, मन आधा है तन आधा है, मन रंगभूमि तन रणभूमि, मन आधा है तन आधा है। ये जब तक आधा आधा है तो विजय श्री में बाधा है। इसीलिए हाड़ी मां का ये मन अटल हो जाता है, तन मन जिसका एक रहे बस वो ही सफल हो पाता है। और जब फर्ज निभाने की बारी हाड़ी रानी की आती है, पति को संदेश भिजाने को एक सुंदर थाल सजाती है। एक पत्र लिखा परमेश्वर को, अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, अंतिम भेंट जो करती हूं उसको सहर्ष स्वीकार करो। ये 7 दिवस हैं 7 जन्म बंधन सारे तोड़ रही, जिस मुखड़े की खातिर बटके उस मुखड़े को ही छोड़ रही, कर्तव्य निभाने की खातिर अंतिम विदाई लेती हूं, मैं हाड़ी हूं चुंडावत की लो शीश काट कर देती हूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या शब्द चुने पुरुषोत्तम जी आपने, वास्तव में बहुत बढ़िया, बहुत उत्कृष्ट शब्दों का चयन है। पुरुषोत्तम जी, आपने कहाँ मंच साझा किए?
कविता के माध्यम से? मंच बूंदी से लेकर के या कोटा में भी एक आध मंच हुए, और रामगंज मंडी, इधर से झालावाड़ में भी कई सारे मंच हुए। जो हमारे एक साथी है सुशील जी कलवार साहब, उनके माध्यम से। 12 में भी मांगरोल की तरफ भी कवि सम्मेलनों में मैं गया, और यहाँ से काव्य यात्राएं करते हुए मध्य प्रदेश में एक आध कवि सम्मेलन हुए। और हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्रकाश जी पटेरिया है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल एक कवि महाकुंभ होता है, वहां तक की यात्राएं भी मैंने की। और वृंदावन में जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं, वहां उनके यहाँ पर एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मेरा जानने का सौभाग्य मिला वृंदावन में। ये यात्राएं मेरे जीवन में रही अभी तक की। पुरुषोत्तम जी, आपने काफी मंच साझा किए अलग अलग राज्यों में भी। जी, मैं एक प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और जो ये सोशल मीडिया का जमाना है उस पर करना चाहता हूँ कि आज जो साहित्य पढ़ा जाता है, आज यूँ कहे कि मंचों पे कवि अमीर हो गए और कविताएं गरीब हो गई। क्या सच मान सकते हैं आप इसे? नहीं, सत्य है। मंच अमीर हो गए, कविताएं गरीब हो गई, क्योंकि अभी वर्तमान समय को देखें तो लोग अश्लीलता को ज्यादा पसंद करने लग गए। और मैंने ये भी देखा है कि जहां जिन जिन जगहों पर सोशल मीडिया के दौर में भी जो अश्लीलता है, भले ही हम इस चीज से नकार दें, इस चीज को मना कर दें कि अश्लीलता बुरी है, पर वो अश्लीलता बढ़ भी किसकी वजह से रही है, वो आगे किस कारण से बढ़ रही है, उसको देख रहे हैं लोग। तो मेरा मानना यह है कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इस पर कि राष्ट्रधुन को छोड़ अश्लीलता को स्थान दिया है, सभ्यता के आंचल में असभ्यता को मान दिया है, विस्मृत कर रहे हम अपने गौरवमयी अतीत को, फिर जाने किससे पूछ रहे हैं कैसा हिंदुस्तान दिया है। बहुत सुंदर। जिम्मेदार कौन है? तब लिखा कि परिवर्तन की पहल स्वयं शुरू करके देखो, देखो किस तरह से परिवेश बदल जाएगा, बिगड़ना बिगाड़ना सब कुछ हाथ में हमारे, संभल जाएंगे यदि तो देश संभल जाएगा, अरे मान लोगे ठान लोगे स्वयं को पहचान लोगे, मानो मेरी बात ये भूखंड बदल जाएगा, अरे खंड 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 करके तोड़ा जिस राष्ट्र को, फिर से अखंड मेरा राष्ट्र बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या अच्छी बात कही है पुरुषोत्तम जी आपने। पुरुषोत्तम जी, आपका लेखन अनवरत जारी रहेगा जी, या समय के अनुसार इसे स्टॉप कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, लेखन जो कलाकार होता है या फिर जो लिखता है जी, वो उसकी भूख है, और भूख जब तक अपन जिंदा है तब तक जिंदा है। जब अंतिम समय आएगा तब वो भूख समाप्त होगी। जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक ये भूख जारी रहेगी, और वो भूख ही है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ और नया करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सुबह की भूख शाम को फिर से जाग पड़ती है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में हिंडोली से पधारे पुरुषोत्तम पौरुष जी। पुरुषोत्तम जी का जो लेखन है उत्कृष्ट शब्दों का चयन मानता हूँ, और ओज में लिखते हैं, और हरिओम पवार जी का जो लेखन है उनके लेखन का असर इन पर आया है, और इनका मानना है कि जल्दी ही ये इनकी पुस्तकें पाठकों के बीच में लाएंगे। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।